हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, हम देख रहे थे उत्तराखंड वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज दोस्तों हमारा अध्याय नंबर 3 है। इससे पहले दोस्तों हम 2 अध्याय देख चुके हैं। उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास। तो आज है हमारा अध्याय नंबर 3 और अध्याय का दोस्तों नाम है उत्तराखंड का वैदिक कालीन इतिहास। तो इसमें दोस्तों जो है सभी जो 65 MCQ हैं इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसी तरह दोस्तों जो अगला अध्याय है उत्तराखंड का इतिहास एवं प्राचीन राजवंश, जो भी राजवंश रहे, कुनिंद, कत्यूरी, सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद चंद वंश और उनका शासन प्रशासन, इसके बाद परमार वंश हम देखेंगे, फिर गोरखा शासन, फिर टिहरी रियासत का उदय। दोस्तों सब कुछ आपके लिए मैं इस तरह से दोस्तों जो है वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। बाकी दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आपके सामने दोस्तों एग्जाम कैलेंडर है और आपको पता है कि कब कौन सी भर्ती आनी है, उसका पेपर कब होने वाला है। तो अब आपको दोस्तों ज़्यादा भटकना नहीं है। जहाँ से दोस्तों आपको जो कुछ भी मिल रहा है, चाहे आप कोचिंग जा रहे हैं या खुद ही पढ़ रहे हैं या दोस्तों आप कहीं पढ़ रहे हैं, तो आप लोग दोस्तों लगे रहिए। आप जहाँ भी पढ़ें दोस्तों या लाइब्रेरी जाते हैं, जहाँ भी आप हैं दोस्तों, बिल्कुल मन लगाकर लगे रहिए। लगभग दोस्तों आपको कुछ अच्छे मौके यहाँ पर मिलने वाले हैं। लगभग 3-4 फॉर्म तो लगभग सभी अभ्यर्थी भर ही लेंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसी भर्ती आ रही है जिसमें सभी अभ्यर्थी नहीं भर सकते। जैसे कल दोस्तों 1-2 दिन पहले जो प्रारूप कार्य की भर्ती आई थी, इसमें सभी अभ्यर्थी नहीं भर सकते हैं, क्योंकि जिसमें सभी अभ्यर्थी भर सकते हैं दोस्तों वो भर्ती फिलहाल लगभग कमी है। 3-4 दोस्तों भर्ती हैं जिनमें कि सभी अभ्यर्थी भरेंगे। बाकी दोस्तों जैसे प्रारूप कार्य है, फिर वो साइंस वालों के लिए, फिर जैसे कोई बीटेक, किसी में ITI, तो इस तरह की जो है योग्यता सभी अभ्यर्थियों के पास सामान्यता नहीं होती है। तो जहाँ भी दोस्तों आप फॉर्म भर पा रहे हैं जरूर से आप भरिएगा, चाहे आपकी तैयारी कैसी भी हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है। दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है और कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद। तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में हुआ है और इसमें दोस्तों जो है ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि भी कहा गया है। और ऋग्वेद में दोस्तों कौन सी संधि होगी दोस्तों, इसमें है व्यंजन संधि, ऋक धन वे। दोस्तों इसका संधि विच्छेद बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस वेद में उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। दोस्तों किसमें कहा गया है उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था, बिल्कुल आसान है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, सभी दोस्तों नहीं करना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन किया गया है। दोस्तों किसमें किया गया है 5 हिमालयी खंड। दोस्तों ये किया गया है स्कंद पुराण में, ऑप्शन नंबर बी। अब 5 हिमालयी खंड दोस्तों कौन कौन से हैं, नेपाल हो गया, केदार खंड, मानस खंड, कश्मीर और जालंधर। अब इसमें दोस्तों कहाँ से कहाँ तक, जैसे केदार खंड है या मानस खंड है, वो दोस्तों अभी हम अगले प्रश्न में देखने वाले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 हिमालयी खंडों का दोस्तों वर्णन किया गया स्कंद पुराण में। ये आपको याद रखना है। 5 खंड हमारे नेपाल, केदार खंड, मानस खंड, कश्मीर और जालंधर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हेतु उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण में मिलता है। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, ये यहां पर आपको बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा किसमें मिलता है दोस्तों, ये मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। उत्तराखंड हेतु उत्तर कुरु दोस्तों आएगा। दोस्तों ये कहाँ मिलता है दोस्तों, ये मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। जबकि दोस्तों जो दक्षिण कुरु है ना, दक्षिण कुरु दोस्तों किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, उत्तर कुरु तो हो गया, चलो उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग दोस्तों मिलता है उत्तराखंड के लिए, ये ऐत्रेय ब्राह्मण मिलता है। दक्षिण कुरु दोस्तों मिलता है किसके लिए, मेरठ और हस्तिनापुर के लिए, मेरठ और हस्तिनापुर के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, किस ब्राह्मण में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया है। दोस्तों ये किसमें बताया गया है, कौशितिक ब्राह्मण में दोस्तों वाग देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम
बताया गया है। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, किस भाषा में बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड हेतु हिमवंत। तो हिमवंत दोस्तों बौद्ध साहित्य में आपको बताया कि बौद्धों की भाषा दोस्तों क्या थी, तो ये हो जाएगा पाली। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि बौद्ध साहित्य की पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, पुराणों में केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है, उत्तराखंड, खसदेश या ब्रह्मपुर। तो ये दोस्तों आपको यहां पर बताना है। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो पुराणों में दोस्तों केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को दोस्तों कहा गया है, जैसे ब्रह्मपुर कहा गया है, खसदेश कहा गया है, इलावर्त कहा गया है और उत्तरखंड दोस्तों कहा गया है, उत्तरखंड। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से केदारखंड, कश्मीर, जालंधर, मानसखंड व नेपाल हैं। तो ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है। ऋग्वेद में वर्णित स्थान या फिर स्कंद पुराण में वर्णित 5 हिमालयी खंड है। दोस्तों अभी हमने देखा था केदारखंड, कश्मीर, जालंधर, मानसखंड और नेपाल। दोस्तों स्कंद पुराण में 5 वर्णित स्थान हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ना कि ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदा देवी से लेकर दोस्तों कालगिरी के क्षेत्र को दोस्तों कहा गया है मानसखंड। तो ये भी आपको याद रखना है। और स्कंद पुराण में दोस्तों माया क्षेत्र बोले तो हरिद्वार से लेकर हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। केदारखंड यानी कि दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र, मानसखंड यानी कि दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र, माया क्षेत्र व गंगा द्वार अगर आपको कहीं पर देखने को मिलता है तो ये दोस्तों हरिद्वार के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है। ये दोस्तों आपको बताना है। तो ये हो जाएगा केदारखंड। केदारखंड यानी कि गढ़वाल क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन पधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, तो ये यहां पर आपको बताना है। तो केदारखंड व मानसखंड दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। केदारखंड व मानसखंड की सीमाओं का दोस्तों जो विभाजन है वो दोस्तों बधान क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत करता है। ये आपको याद रखना है। केदारखंड में दोस्तों जो गढ़वाल की जो क्या कहते हैं जो सीमा की जो लंबाई है दोस्तों वो 50 योजन ये देखने को मिलता है। 50 योजन बोले तो करीब 200 मील। वो चौड़ाई दोस्तों वो है 30 योजन करीब 120 मील। दोस्तों पता है जैसे कि भर्ती में होता था ना कि 1 मील में 1600 मीटर उस समय दौड़ना होता था। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में दिए गए कथनों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। 1515 के आसपास गढ़वाल क्षेत्र नाम अस्तित्व में आया। बिल्कुल दोस्तों अजय पाल अज्जू भाई बिल्कुल सही है। ये दोस्तों हमारा सही है। बद्रिकाश्रम तपोभूमि केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम है। बिल्कुल दोस्तों सही है। कुबेर की राजधानी दोस्तों अलकापुरी तो है। अलकापुरी दोस्तों पिथौरागढ़ में नहीं है। ये दोस्तों है चमोली में। पिथौरागढ़ में दोस्तों नहीं है, ये है चमोली में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है। कुबेर की राजधानी दोस्तों ये अलकापुरी, और अलकापुरी में दोस्तों मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान भी बताया गया है। बाकी जो है महाभारत में श्री क्षेत्र व सुबाहुपुर श्रीनगर को कहा गया है। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलकापुरी दोस्तों ये है चमोली जनपद में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कुबेर की राजधानी अलकापुरी किस जिले में थी। दोस्तों ये कहाँ थी, तो ये हो जाएगा चमोली। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था। ये यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये दोस्तों कहाँ, अलकापुरी। अभी मैंने आपको ये बताया था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों
अलकापुरी, जो कि कुबेर की भी राजधानी थी। अगला प्रश्न है, केदार खंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई व चौड़ाई बताई गई है। तो 50 योजन दोस्तों ये क्या है, लंबाई है। 30 योजन दोस्तों चौड़ाई है। करीब दोस्तों 50 योजन बराबर 200 मील और 30 योजन बराबर 120 मील। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, किस वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्र व सुदास ने असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को नष्ट किया था। दोस्तों ये मिलता है किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में दोस्तों मिलता है, बिल्कुल आपको याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, रघुनाथ मंदिर कहाँ है। दोस्तों ये है देवप्रयाग में। देवप्रयाग को दोस्तों सुदर्शन क्षेत्र, इसके अलावा इंद्रप्रयाग नाम से भी इसको जाना जाता है। देवप्रयाग दोस्तों पंचप्रयागों में एक है और यहाँ पर दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और इन नदियों को कहा जाता है सास बहु नदी। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश, व्यास, स्कंद, नारद व मुचकुंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई। तो दोस्तों ये गुफाएं कहाँ पर हैं, तो बद्रीनाथ के पास दोस्तों ये आपको जो है गुफाएं देखने को मिलेंगी, गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास व स्कंद गुफा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये है ऋग्वेद के अनुसार ही दोस्तों ये है। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों आपको सुमेलित करना है। निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। राजा विराट की राजधानी, तो विराट की राजधानी दोस्तों कहाँ, विराटगढ़ी। भृगतुंग दोस्तों कहा जाता था केदारनाथ को। बाणासुर गढ़ मंदिर दोस्तों ये लमगौड़ी में है। बाणासुर गढ़ मंदिर दोस्तों लमगौड़ी जो है रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है। और बिसोन नामक पर्वत दोस्तों ये है टिहरी गढ़वाल में। बिसोन नामक पर्वत दोस्तों ये कहाँ पर है, ये दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं टिहरी गढ़वाल के हिमयाण दोस्तों एक पट्टी में, तो हिमयाण पट्टी में दोस्तों बिसोन पर्वत पर यहाँ आपको देखने को मिलेगा वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठाश्रम। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महाभारत में किस प्रयाग को समग्र पापों का विनाशक एवं समस्त तीर्थों का शिरोमणि दोस्तों कहा गया है, किसे, देवप्रयाग को। देवप्रयाग दोस्तों पंचप्रयागों में आता है, 5वां प्रयाग है। भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम भी यहाँ पर होता है। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए स्थानों में पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी। तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी दोस्तों कहाँ थी, ये दोस्तों श्रीनगर थी। और ये दोस्तों जो सुबाहु है ना, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब दोस्तों ये पांडवों की तरफ से लड़ा था, पांडवों की साइड से दोस्तों लड़ा था। ये कौन जो है, सुबाहु, पुलिंद राजा सुबाहु। अगला प्रश्न है, तपोवन। तपोवन दोस्तों ये कहाँ पर है, ये दोस्तों टिहरी गढ़वाल में है। और यहाँ दोस्तों तपस्या किसने की थी, यहाँ दोस्तों तपस्या की थी लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने, ये आपको याद रखना है। और देवप्रयाग में दोस्तों भगवान राम का मंदिर है, तो यहाँ जो है भगवान राम ने तपस्या की थी। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगाद्वार बोले दोस्तों कहाँ, हरिद्वार में हुआ था। जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये हुआ था महाभारत के किस पर्व के अनुसार। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदि पर्व के अनुसार। बिल्कुल महोजवानी याद रखिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में प्रसिद्ध अगला दोस्तों प्रश्न है, प्राचीन काल में प्रसिद्ध सिद्धपीठ। दोस्तों एक तो कड़वाश्रम है और एक है बद्रिकाश्रम। तो ये दोस्तों दोनों थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कड़वाश्रम और बद्रिकाश्रम। तो अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, अभी इनसे संबंधित और प्रश्न आने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, कड़वाश्रम से संबंधित तो प्रश्न आ ही गया है। कड़वाश्रम दोस्तों कहाँ पर है, दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये हो जाएगा कहाँ पर है, ये है दोस्तों पौड़ी में। और कड़वाश्रम दोस्तों ये लगभग कि कोटद्वार में ही है। और यहाँ दोस्तों जो दुष्यंत थे और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है।
और किताब में दोस्तों हम परीक्षावाणी में पढ़ते हैं कि जैसे कड़वाश्रम में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ था। और कड़वाश्रम का दोस्तों जो वर्तमान नाम दोस्तों यहाँ पर बदल कर दिया गया है वो दोस्तों चौकी घाट या चौकी इस तरह से नाम किया गया है। और जैसे दोस्तों कोटद्वार का नाम भी दोस्तों जो कणु नगरी रखने का भी जो प्रस्ताव दोस्तों है अभी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, तो ये हो जाएगा कड़वाश्रम दोस्तों कहाँ पर है, पौड़ी में है। अगला प्रश्न है महाकवि कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना कड़वाश्रम में की थी। अब दोस्तों जो सभी की सभी रचनाएं हैं ना, जैसे ऋतुसंहार है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है, दोस्तों ये जो रचनाएं हैं ये दोस्तों इन्हीं की हैं। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिज्ञान शाकुंतलम की दोस्तों महाकवि कालिदास ने कड़वाश्रम में रचना की थी। और कड़वाश्रम दोस्तों किस नदी के तट पर है दोस्तों, ये है मालिनी नदी के तट पर है। ये भी आपको मोहजबानी बिल्कुल याद है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है। दोस्तों ये लगता है चौका घाट कड़वाश्रम। तो ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों कड़वाश्रम को ही चौकी घाट कहा जाता है वर्तमान में, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कड़वाश्रम किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों कड़वाश्रम प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए, और चक्रवर्ती सम्राट भरत का भी दोस्तों यहाँ पर जन्म हुआ था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कड़वाश्रम किस नदी के तट पर है। दोस्तों ये जो है मालिनी नदी के तट पर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री। दोस्तों ये कौन थी। दोस्तों ये थी शकुंतला, ये आपको याद रखना है, शकुंतला। दोस्तों ये जो राजा दुष्यंत थे दोस्तों ये कहाँ के थे दोस्तों, ये हस्तिनापुर के शासक थे। और दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण ही दोस्तों कड़वाश्रम जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में यक्षों के निवास की पुष्टि कौन सा मंदिर करता है। दोस्तों ये करता है जाखन देवी मंदिर। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही उत्तर है कसार देवी। दोस्तों ये भी अल्मोड़ा में। नंदा देवी दोस्तों ये भी आपको अल्मोड़ा में ही मिल जाएगा। कसार देवी दोस्तों अल्मोड़ा से करीब, कभी आप आए तो करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलेगा। नंदा देवी मंदिर तो बिल्कुल आपको मुख्य शहर में ही मिलेगा। और जाखन देवी मंदिर दोस्तों ये भी थोड़ा लगभग कि 3-4 किलोमीटर यहाँ भी जाना पड़ेगा। तो ये सभी के सभी मंदिर दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे अल्मोड़ा में। तो जाखन देवी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानसखंड व कुर्मांचल किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है। दोस्तों कुर्मांचल दोस्तों कुमू बोले तो कुमाऊं क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर, यक्ष, नाग, गंधर्व, किरात जाति के निवास का वर्णन किस पुराण में किया गया है। दोस्तों ब्रह्मा पुराण में भी किया गया है, वायु पुराण में भी किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, बेरीनाग बीनाग मंदिर दोस्तों ये कहाँ है। दोस्तों ये है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, महाभारत में किनके द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी गई। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं वैदिक कालीन इतिहास, तो वैदिक कालीन इतिहास में ऐसे ही प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह है ऋषि धौम्या, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र व नंदा देवी पर्वत करता है। दोस्तों ये हो जाएगा केदार खंड व मानस खंड। अगला प्रश्न है, मानस खंड के अनुसार किस स्थान पर भगवान शिव की तपस्या के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था। दोस्तों कार्तिकेय को कहा जाता है षडानन, और इनका दोस्तों जन्म हुआ था जागेश्वर धाम में, जागेश्वर धाम। दोस्तों ये 5 शैव तीर्थों में आता है जागेश्वर धाम। जैसे दोस्तों भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 5 शैव तीर्थ, तो शैव तीर्थ में दोस्तों हमारा जागेश्वर धाम आता है। और सौभाग्य की बात दोस्तों ये है कि जैसे जागेश्वर है, केदारनाथ, ये दोस्तों एक से एक आपको पता ही है सब कुछ। देवभूमि उत्तराखंड दोस्तों ये सब हमारे यहीं हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं। लोग बड़ी दूर दूर से हमारे यहाँ आते हैं। और ख़ास बात दोस्तों ये है कि जागेश्वर विधानसभा दोस्तों ये मेरी भी है। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, किस पर्वत के नाम पर मानस खंड को कुर्मांचल कहा गया है। दोस्तों ये हो जाएगा क्रांतेश्वर पर्वत।
तो कुमाऊं क्षेत्र का दोस्तों जो प्राचीन नाम है मानसखंड, कुर्मांचल, और ये दोस्तों चंपावत पर दोस्तों क्रांतेश्वर पर्वत है। भगवान विष्णु का दोस्तों यहाँ पर कच्छपा अवतार हुआ था, इसलिए दोस्तों ये कहा जाता है। दोस्तों ये चंपावत में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ मैं गया भी हूँ। अगला प्रश्न है, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु श्री हरि का कच्छपा अवतार किस पर्वत पर हुआ था? कांतेश्वर पर्वत पर दोस्तों ये हुआ था, चंपावत में। अगला दोस्तों प्रश्न है, राजकुमारी ईश्वरा का लेख किस स्थान से मिला है? दोस्तों ये मिला है लाखा मंडल से। तो लाखा मंडल से दोस्तों मिला है राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख। तो ये आपको याद रखना है। अब शिलालेख दोस्तों जैसे कि कालसी है, लाखा मंडल, सिरोली, माड़ा, ये शिलालेख हमारे यहाँ से मिले हैं। तो ये जो राजकुमारी ईश्वरा का दोस्तों मिला है लाखा मंडल, और लाखा मंडल दोस्तों यमुना व रिखगाड़ नदी के संगम पर है। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, त्रिशूल लेख प्राप्त हुए। त्रिशूल लेख दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। त्रिशूल लेख कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? बालाहाट, बोले तो उत्तरकाशी, गोपेश्वर, चमोली। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। यहाँ से दोस्तों मिले हैं त्रिशूल लेख। और बालाहाट त्रिशूल लेख दोस्तों जो है इसमें शंख लिपि, दोस्तों जैसे देवनागरी लिपि होती है, इस तरह से शंख लिपि का प्रयोग किया गया है बालाहाट त्रिशूल लेख में। अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? दोस्तों ये हुआ है कामादेश। कामादेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, किसने गढ़वाल शब्द उत्पत्ति के बारे में कहा कि इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी नदियों या गाड़ों से गढ़वाल शब्द बना है? दोस्तों ये किसने कहा था? तो ये दोस्तों हरिदत्त भट्ट शैलेश दोस्तों लेखक हैं, इन्होंने दोस्तों ये कहा था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वह स्थल जहां यमुना व टॉन्स का संगम है और जिस क्षेत्र से प्राप्त अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसिप ने दोस्तों पढ़ा था, ये दोस्तों अपना कालसी। कालसी कालसी दोस्तों जो ये शिलालेख है इसकी खोज दोस्तों की गई थी किसके द्वारा? मिस्टर फॉरेस्ट के द्वारा। और ये दोस्तों कब की थी? ये दोस्तों की थी 1860 में। 1860 में। और ये दोस्तों अशोक के हैं, अशोककालीन हैं। और कालसी दोस्तों यमुना व टोन्स नदी के संगम पर है। और कालसी को दोस्तों जो है चित्रशिला भी कहते हैं। चित्रशाला रानीबाग, चित्रशिला कालसी। अगला प्रश्न है, किस जनपद के हिमयाण पट्टी में ऐसा पर्वत जिसमें गुरु वशिष्ठ ने निवास किया, जिसके पुरावशेष वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ आश्रम दोस्तों ये मिलेंगे आपको टिहरी जनपद में। टिहरी जनपद में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का वह क्षेत्र जो प्राचीन विद्यापीठ था और जिसके नाम पर कोटद्वार का नाम परिवर्तित कर रखा गया, ये यहां पर आपको बताना है दोस्तों। ये हो जाएगा कड़वाश्रम, मालिनी नदी के तट पर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, यहां पर आपको दोस्तों जो है असंगत बताना है कि कौन सा असंगत है। कल्पनाथ व देवप्रयाग में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। राजकुमारी ईश्वरा के लेख अनुसार यमुना उपत्यका में यदुओं का शासन था, यह भी सही है। मोर ध्वज कोटद्वार 3री सदी के मुद्रा लेख प्राप्त हुए, दोस्तों ये भी सही है। अल्मोड़ा सिक्के चंदवंश, दोस्तों नहीं। तो अल्मोड़ा सिक्के दोस्तों कुड़िंद वंश से संबंधित है, ना कि चंदवंश। चंदों के तो सिक्के ही नहीं मिले, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न सिक्कों में से शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और गोमित्र दोस्तों ये नाम लिखित है। दोस्तों ये किसमें नाम लिखित है यहां पर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा अल्मोड़ा सिक्के में इनका नाम यहां पर मिलता है। अगला प्रश्न है, बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था बाड़ाहाट बोले तो उत्तरकाशी, इसमें दोस्तों शंख लिपि का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, मुनि की रेती टिहरी व सुमाड़ी पौड़ी से प्राप्त मुद्राएं हैं, जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है। तो ये दोस्तों हो जाएगा कुषाण कालीन मुद्राएं दोस्तों यहां से मिली हैं, मुनि की रेती और कहां से? सुमाड़ी से। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल मुहजबानी
याद रखना है। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मूर्ति पीठिका लेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो मूर्ति पीठिका लेख दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त हुए? कोलसारी चमोली, देवलगढ़ पौड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में दिए गए किन स्थानों में से कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख मिले हैं? दोस्तों बैजनाथ से भी मिले हैं, पांडुकेश्वर भी, कंडरा व बालेश्वर मंदिर चंपाव से भी मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्तिकेयपुर राजाओं के दोस्तों जो हैं ताम्रपत्र एवं शिलालेख पांडुकेश्वर से दोस्तों कितने मिले हैं? तो यहाँ से दोस्तों 4 मिले हैं, और कंडरा से दोस्तों 1, बैजनाथ और इसके अलावा बालेश्वर मंदिर चंपावत। बैजनाथ दोस्तों कहाँ बागेश्वर में है, और बालेश्वर मंदिर दोस्तों चंपावत में है। इन सभी जगहों से दोस्तों ये मिले हैं। अगला प्रश्न है, कालसी शिलालेख दोस्तों कहाँ पर है? देहरादून में है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। यमुना एवं टोंस नदी के संगम पर है, ये भी आपको याद रखना है। कालसी शिलालेख में दोस्तों जो है प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का दोस्तों प्रयोग किया गया है, ये भी आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, इसको दोस्तों सुमेलित करना है। कालसी शिलालेख, मिस्टर फॉरेस्ट, कालकूट, यमुना और टोंस का संगम। तो दोस्तों जैसे यमुना और टोंस का संगम दोस्तों किसमें होता है? ये होता है कहाँ? कालसी में। और कालसी शिलालेख दोस्तों जो है इसमें दोस्तों प्राकृत भाषा, मिस्टर फॉरेस्ट ने दोस्तों कालसी शिलालेख की खोज की थी। कलकूट दोस्तों जो नाम है ये कुड़िंदू की राजधानी दोस्तों कलकूट को कहा जाता था। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कालसी शिलालेख प्राकृत भाषा, और मिस्टर फॉरेस्ट ने दोस्तों कालसी शिलालेख की खोज की। कलकूट दोस्तों ये हो जाएगा कुलिंडू की राजधानी, और यमुना एवं टोंस दोस्तों ये हो जाएगा कालसी इसके संगम पर है। अगला प्रश्न है, अशोककालीन कालसी शिलालेख का समय दोस्तों ये है 257 ईस्वी पूर्व का है। अगला प्रश्न है, कालसी का प्राचीन नाम दोस्तों कलकूट भी है, सुदनगर भी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में वहां के निवासियों के लिए पुलिंद एवं क्षेत्र को अपरांत कहा गया है? दोस्तों जल्दी से यहां पर आपको बताना है ये दोस्तों किसे कहा गया है, तो ये हो जाएगा कालसी को कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लेखा परीक्षक। दोस्तों ये जो शब्दावली है ना, इसमें दोस्तों जैसे लेखा परीक्षक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, ये यहाँ पर आपको बताना है। जैसे दोस्तों तालुका किसके लिए? तहसील के लिए। और शिलालेखों में दोस्तों जो लेखा परीक्षक है ना, ये दोस्तों किसे? अक्षपटलिक को। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही उत्तर है। तालुका किसके लिए? तहसील के लिए, ये भी आपको याद रखना है। और कुलचारिक कौन? तहसीलदार को दोस्तों कहा जाता था क्या? कुलचारिक इसको कहा जाता था। और भृत्य दोस्तों कौन होता था? तो ये सेवक को कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तहसील के लिए दोस्तों क्या? तालुका। तहसील के लिए तालुका। प्रतिहार दोस्तों कौन थे? ये दोस्तों थे द्वार रक्षक। द्वार रक्षक। महत्तम दोस्तों कौन थे? दोस्तों ये कहा जाता था ग्राम जो शासक होता था इसको। कोटपाल। कोटपाल दोस्तों कहा जाता था गढ़ रक्षक को। गढ़ रक्षक को। तालुका दोस्तों हो जाएगा तहसील। प्रतिहार दोस्तों किसे कहा जाता था? द्वार रक्षक को। महत्तम दोस्तों ग्राम शासक को। और सेवक यानी कि भृत्य। कोटपाल यानी कि गढ़ रक्षक। अगला प्रश्न है, तहसीलदार के लिए दोस्तों ये मिलता था कुलचारिक। भृत्य सेवक, महत्तम ग्राम शासक, कोटपाल दोस्तों गढ़ रक्षक को। अगला प्रश्न है, बलाध्यक्ष। बल यानी कि दोस्तों क्या? सेना। तो सेना नायक को कहेंगे हम बलाध्यक्ष, ये आपको याद रखना है। द्वार रक्षक बोले तो ये द्वार रक्षक दोस्तों ये जो है ये कहा जाता था प्रतिहार को। प्रतिहार। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, शिलालेखों में महत्तम दोस्तों कहा जाता था ग्राम शासक को। ग्राम शासक। ऑप्शन नंबर ए। द्वार रक्षक दोस्तों कहा जाता था प्रतिहार को। प्रतिहार को, ये आपको याद रखना है। गढ़ रक्षक दोस्तों कहा जाता था कोटपाल को। कोटपाल। अगला प्रश्न है, गढ़ रक्षक हेतु प्रयुक्त शब्द है। दोस्तों ये है कोटपाल। तालुका तहसील के लिए। पल्लिका बोले तो जो छोटे ग्राम थे इनको कहा जाता था पल्लिका। प्रतिहार दोस्तों कहा जाता था द्वार रक्षक को। बाकी गढ़ रक्षक हो जाएगा कोटपाल।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर हमारे समाप्त हो गए हैं। बाकी दोस्तों जो इसके बाद अगला अध्याय आएगा उत्तराखंड का इतिहास एवं प्राचीन राजवंश, उसे दोस्तों हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।